अपन भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको नई नई जानकारी हम देते हैं और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। खासतौर से आज खेती किसानी में आपको जानकारी देंगे दलहनी फसल मूंग और उड़द के बारे में। हमारा पशुधन में बात होगी भेड़ पालन की और कामयाब किसान की दास्तान में आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल और प्रगतिशील किसान से। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं हमारी दलहनी फसलों के बारे में। खासतौर से इस मौसम की दलहनी फसलों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से हमारे किसान जो हैं मूंग और उड़द में काफ़ी रुचि लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा। सावधानी आपको किस तरह की अपनानी है या किस तरह का प्रबंधन आवश्यक होता है इन फसलों के लिए और क्या फ़ायदे इनके ज़रिए किसान को मिल सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। रबी फसलों में गेहूं, चना, मटर, सरसों और आलू के बाद ज्यादातर किसान तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई का काम करते हैं। ग्रीष्मकालीन फसलों में किसान मूंग और उड़द की बुआई अधिक पसंद करते हैं। मूंग हमारे देश में बोई जाने वाली मुख्य दलहनी फसल है, जिसमें 24 से 25% प्रोटीन, 56% कार्बोहाइड्रेट और 1% वसा पाया जाता है। वहीं उड़द दाल भी कई पोषक तत्वों से भरी होती है। बाजार में हर समय इन दालों की मांग बनी रहती है। तो आइए कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं किसान किन बातों का ध्यान रखकर भरपूर पैदावार ले सकते हैं। रबी की फसलों की कटाई के बाद जो मुख्य रूप से जैसे सरसों की फसल है, गन्ने की फसल है, इस फसल की कटाई के बाद हम ग्रीष्मकालीन फसलों को बोते हैं। ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए हमारे पास उड़द, मूंग इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों को उगाने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे देश में दलहन का उत्पादन इस समय पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन दलहन की खपत अधिक होने की वजह से हमको दलहन उत्पादन आगे बढ़ाना है। इसके लिए किसान भाइयों को जो भी समय खेती बाड़ी के बीच में मिलता है, उसको अगर उपयोग में लाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए ये दोनों फसलें चूँकि बहुत ही कम अवधि वाली होती हैं, तो इनको खेतों में बोया जाए तो इसके 2 फ़ायदे रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मूंग की फसल है, इससे किसान भाई हमारे फलियां तोड़ करके बीज ले सकते हैं और इसके साथ साथ इसको जो पौधे हैं इसके खेत में मिला दें तो हरी खाद का काम करता है। मूंग की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन उन प्रजातियों को बोएं जो कम अवधि वाली हैं। आमतौर पर मूंग की जितनी भी प्रजातियां हैं वो 60 से 75 दिन में आ जाती हैं। मूंग की खेती में कोई बहुत ज़्यादा कृषि कार्य करने की ज़रूरत नहीं होती है। आमतौर पर अगर किसान भाइयों को अच्छी प्रजाति का बीज उपलब्ध हो जाता है तो इसका 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए उपयुक्त रहता है। इन दलहनी फसलों की बुआई करते समय किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। जो मुख्य चीज़ें ध्यान देने की हैं, उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि बीज बोने से पहले बीज को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और फिर बीज बुआई के समय इसमें राइजोबियम कल्चर का प्रयोग ज़रूर करें।
राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से फसल की पैदावार अधिक होती है, क्योंकि ये कल्चर फसल में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का बढ़ाता है और इससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। चूँकि ये गर्मी की फसल है, इसलिए इसमें सिंचाई की मात्रा ज़्यादा लगती है और इस वजह से किसानों को ध्यान में रखना चाहिए कि पानी की समुचित व्यवस्था होने पर ही इस फसल को लगाएं। आमतौर पर इसमें 5 या 6 पानी की ज़रूरत होती है और इतने पानी से ही इस फसल की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। दूसरी इसी तरह की एक फसल उड़द है, उसमें भी इसी तरह का कृषि कार्य किए जाते हैं और इससे किसानों को अच्छी पैदावार मिल सकती है। इन दोनों फसलों में आमतौर पर कुछ कीड़े मकोड़े लगते हैं, जिनमें से मुख्य जो कीड़ा होता है वो होता है बालदार सूड़ी। इसका प्रकोप शुरुआत में ही होता है और बीच में भी हो सकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई हमारे क्लोरपाइरीफास दवा आती है, इसका स्प्रे कर दें, जिससे कि इस सूड़ी का नाश हो जाए और ये फसल को नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा इसमें एक और बीमारी आती है, वो है मोज़ेक। इस बीमारी की ख़ास पहचान ये होती है कि इसमें पहले पत्ते हल्के पीले रंग के होते हैं, फिर पूरा का पूरा पौधा पीला हो जाता है और इस तरह के पौधों में बढ़वार रुक जाती है तथा इसमें फूल नहीं लाते हैं। तो इस रोग की रोकथाम के लिए किसान भाई ये ध्यान रखें कि जैसे ही शुरुआत में ये रोग आए तो उन पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा दें। क्योंकि यह रोग एक मक्खी के द्वारा फैलता है, इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए उस मक्खी का नाश करने के लिए, उस मक्खी को रोकने के लिए जो भी बाज़ार में अंतर्प्रवाही दवाएं जैसे इमिडाक्लोरोप्रिड इत्यादि दवाएं आती हैं, इनका स्प्रे करना चाहिए। इस दलहनी फसलें मिट्टी के लिए बेहद लाभकारी होती हैं। किसान छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर जहां भरपूर उपज ले सकते हैं, वहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी इजाफा कर सकते हैं। तो जाना आपने कैसे आप अच्छे ढंग से दलहनी फसलों की खेती कर सकते हैं और इसके जरिए भी अच्छा लाभ ले सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन में भेड़ पालन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में।
अब चलिए बात करते हैं हमारा पशुधन में भेड़ पालन की। हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन को अगर देखा जाए एक दूसरे के ये पूरक माने जाते हैं और पशुपालन क्षेत्र में जब भेड़ पालन की बात कही जाती है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा लागत जो है वो कम हो जाती है, जिसके साथ साथ संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपका जो मुनाफा है वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन भेड़ पालन के दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा जिससे आपकी लागत जो है वो कम रहे और आमदनी ज़्यादा हो सके, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भेड़ पालन सीमित जानकारी में भी शुरू किया जा सकता है। इसमें कम श्रम और कम खर्च करना पड़ता है क्योंकि इनको पालने के लिए महंगे आवास की जरूरत नहीं होती। साथ ही इनका आहार भी बेहद सरल होता है, जबकि इनसे मुनाफा काफी लिया जा सकता है। भेड़ पालन से हमें ऊन तो मिलता ही है, साथ ही इनसे मांस और दूध की पूर्ति भी होती है। भेड़ें फसल अवशेषों को भी उच्च गुणवत्ता में बदलने की क्षमता रखती हैं। 20वीं पशु गणना के अनुसार हमारे देश में भेड़ों की संख्या 74.26 मिलियन है, जबकि 2012 की पशु गणना के रिपोर्ट के अनुसार 2007 से 2012 के दौरान भेड़ों की संख्या में 9% की कमी हो गई थी। इस कमी का सबसे बड़ा कारण मांस के लिए भेड़ों का बढ़ता उपयोग था। वहीं इनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी पाई जा रही है, जो इनकी घटती संख्या का बड़ा कारण है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखकर किया गया भेड़ पालन इन कमियों की काफी हद तक पूर्ति कर सकता है। भेड़ पालन शुरू करने से पहले स्थान और जरूरत के हिसाब से नस्ल का चुनाव करना चाहिए। भारत में भेड़ों की प्रमुख नस्लें दूध के लिए लोही, कूका, गुरेज, मांस के लिए हसन, नेल्लौर, जालौनी, माइया, शाहवादी, बजीरी और ऊन के लिए बीकानेरी, बेलारी, चोकला, भाकरवाल, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मालपुरा और दक्कनी हैं। और दक्कनी का चयन कर पशुपालक बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। भेड़ों में कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य पशुओं की तुलना में अलग करती हैं। जैसे भेड़ें आकार में छोटी होती हैं, इनके रहने के लिए कम स्थान की जरूरत होती है। भेड़ें जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, इनके गर्भकाल की अवधि भी कम होती है। भेड़ की उत्पादन क्षमता अधिक होती है। भेड़ें ठंड, बारिश और गर्मी के मौसम में आसानी से ढल जाती हैं। लगभग हर तरह की जलवायु में भेड़ पालन किया जा सकता है। इनका आहार भी बहुत सरल होता है। भेड़ें ज्यादातर घास खाना पसंद करती हैं। घास की कई प्रजातियां हैं जो भेड़ों द्वारा पसंद की जाती हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से लाभ लेने के लिए भेड़ों को चराई के अलावा विशेष आहार दिया जाता है जो उसकी आयु के हिसाब से होता है। मेमनों का आहार: पैदा होने के 1 से 2 घंटे के अंदर मेमनों को खीस पिलाएं। 3 दिन तक नवजात को दिन में 3 बार खीस दें। 2 सप्ताह तक मेमनों को 250 ग्राम प्रतिदिन दूध दें। 2 सप्ताह के बाद चारा व दाना देना शुरू करें। गाभिन भेड़ का आहार: गर्भावस्था में अधिक ऊर्जावान आहार दें। ब्याने के कुछ दिन पहले खाने में दाने की मात्रा कम करें। ब्याने के बाद हल्का और दस्तवार दाना व चारा दें। दुधारू भेड़ का आहार: दुधारू पशु को उत्पादन और निर्वाह आहार देना चाहिए। बेहतर आहार से ही दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। भेड़ों के आवास की बात करें तो 12 गुणा 15 का स्थान 50 से 60 भेड़ों के लिए पर्याप्त होता है। भेड़ों के खुर बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए कमरे या रहने के स्थान पर फर्श कच्चा होना चाहिए। साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए समय समय पर टीकाकरण भी कराना चाहिए। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर भेड़ पालन से अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। तो जाना आपने क्या फायदे आपको हो सकते हैं भेड़ पालन करके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें: जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए।
ताकि पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांधकर निकालें। तो जाना आपने कैसे आप अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक सफल और कामयाब किसान की दास्तां की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट, जिसमें आपको हम दिखाते हैं कामयाब किसान की दास्तां, यानी वो सफल किसान, वो प्रगतिशील किसान जो कि बाकी किसानों से कुछ हटकर कर रहे हैं। आज भी एक ऐसे ही किसान के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के। इनका नाम है प्रदीप सिसोदिया और खासतौर से न सिर्फ मुर्गी पालन बल्कि और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन खासतौर से मुर्गी पालन क्षेत्र में कड़कनाथ जो कि देसी प्रजाति है, इसको ये और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी कामयाबी का ये सफर। पशुपालन में पशुओं की बढ़ती संख्या में व्यवसाय की सफलता छुपी होती है। इसीलिए ज्यादातर युवा वर्ग पशुपालन में रुचि ले रहे हैं। इस व्यवसाय में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो पहले से किसी व्यवसाय में थे, लेकिन पशुपालन में अधिक संभावनाएं होने के कारण इस क्षेत्र में खुद को ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं गाजियाबाद के प्रदीप सिसोदिया। प्रदीप जी पहले टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय किया करते थे। वर्तमान में वो उस व्यवसाय को छोड़कर कड़कनाथ का पालन कर रहे हैं। प्रदीप अपने फार्म हाउस में सिर्फ कड़कनाथ का पालन नहीं कर रहे, बल्कि बटेर, देसी मुर्गा, बतख, बकरी और मछली पालन इन्होंने किया हुआ है। प्रदीप जी ने मुख्य रूप से कड़कनाथ मुर्गे पालन पर जोर दिया है। इस संबंध में वो बताते हैं कि कड़कनाथ के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है, जिससे दिनों दिन इसकी मांग में इजाफा हो रहा है। इसके लिए प्रदीप जी ने सोशल मीडिया का भी अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने व्यवसाय को नए आयाम दिए हैं। कैसे शुरू किया उन्होंने इस व्यवसाय को, आइए जानते हैं उन्हीं से। कड़कनाथ मुर्गे का जो हमने फार्म स्टार्ट किया है, इसके लिए हमने ऑनलाइन सर्च किया था, तो वहाँ से हमें कृषि विज्ञान केंद्र जो झाबुआ है उसके बारे में पता लगा। तो हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पर जाकर हमने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद हमने यहाँ पर कड़कनाथ स्टार्ट किया। कड़कनाथ के जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर उस समय कोई भी कड़कनाथ के बारे में जानता नहीं था, तो हमें काफ़ी तकलीफ़ें आई इसकी कड़कनाथ को लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अपना शुरू से जब ये हमारा प्रयास था, जैसे कि मोदी जी की जो सोच है वही हमारा प्रयास रहा है कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो। तो जैसे जैसे मैंने इसमें धीरे धीरे 2 साल तक करीब ये स्टार्ट किया,
करता रहा कड़कनाथ का काम। तो मैंने फिर मार्केट की स्टडी करी और फिर मैंने मोदी जी से प्रेरित होकर किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसके लिए मैंने इसमें डायरेक्ट मार्केट को कैप्चर करना स्टार्ट किया। जिससे क्या हुआ कि डायरेक्ट मार्केट में जैसे गया तो लोगों की जो डिमांड थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी, उसको देख के मैंने अपने यहाँ चेंजेस करता चला गया। जैसे कि हमारे पास सिर्फ पहले कड़कनाथ ही था, तो लोग आते थे हमारे पास, क्योंकि मैंने डायरेक्ट के लिए मार्केटिंग अपना फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, डिजिटल इंडिया की जो जितनी भी स्कीम है वो सब यूज़ करके वो हमने लोगों तक डायरेक्ट पहुंचना कोशिश की और अब आज हम अचीव भी कर चुके हैं अपने टारगेट। तो उसी हिसाब से हमने कड़कनाथ के साथ साथ यहाँ पर कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं। अभी जो है हमारे पास बटेर भी हैं, हमारे पास देसी मुर्गे दोनों तरह के, जो क्रॉयलर मुर्गा फार्म देसी होता है और प्लस एक जो प्योर देसी होता है वो भी हमारे पास है। पशुपालन के साथ साथ प्रदीप जी ने अपने फार्म हाउस में एक किचन सुविधा भी शुरू की है, जिसको नाम दिया है द मीट विलेज। इसमें वो मांसाहारी व्यंजन बनवाते हैं। ये शुरुआत उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई है जो अपने घरों में ये व्यंजन बनाने में असमर्थ हैं। यही वजह है कि उनका ये व्यवसाय लोगों के बीच अच्छा खासा लोकप्रिय हो रहा है। हमने एक छोटा सा किचन भी स्टार्ट किया है अपने फार्म पे ही। तो हमने अपने फार्म का जो नाम है वो इस तरह से रख दिया है द मीट विलेज। मतलब कि जो आपको प्रोडक्ट मीट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो हमारे पास जो दिल्ली NCR, क्योंकि आपको पता है एक अच्छा मार्केट प्लेस है, तो उसका मद्देनजर रखते हुए हमने चीज़ें की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कराई है। और अवेलेबिलिटी कराने के बाद लोगों का जो रिस्पांस है वो हमें बहुत अच्छा मिला है। और क्वालिटी से हम कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, साफ़ सफाई और इस तरह का हम पूरा ध्यान रखते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, डिजीज़ आती है, तो उसका हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के साइंटिस्ट लोग हैं और अपने कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ हैं मध्य प्रदेश, वहाँ पे हम टच में रहते हैं। और तो हमारे को जो अभी इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा व्यवसाय जो है बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मैं यही सलाह दूंगा, अगर कोई डायरेक्ट मार्केट में जाना है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए कि, क्योंकि मैंने सोचा कि मोदी जी ने ये बात बोली क्यों कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो, तो मेरा ये फिर मैंने इसके ऊपर ध्यान लगाया कि अगर एक कोई किसान है और वो गेहूँ उगाता है, तो गेहूँ उगाने के बाद अगर वो डायरेक्ट गेहूँ बेचेगा, वो भी मंडी में जाके, तो उसको कभी फ़ायदा नहीं होने का। तो इसमें क्या है कि जब तक वो थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गेहूँ उगाया, तो गेहूँ के उगाने का तो थोड़ा सोचे ना कि दलिया बना के बेचें, जैसे कोई आलू बना रहे हैं तो उसका चिप्स बना के बेचें, कोई मसाले हैं तो साबुत है तो उसे पीस कर बेचें। तो उसी तरीके से हमने जो है फार्मिंग में यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग स्टार्ट की हुई है, जिसके लिए हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे पास हैचरी भी है, जिसमें हम पूरे ऑल इंडिया के जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको हम 1 डे ओल्ड चिक्स, 15 डेज, फुल साइज़, ये पूरा ऑल इंडिया हम बाई ट्रेन भेजते हैं। इसके लिए जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो हमारे पास बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एग्स की भी पूरी यहाँ पे जो कड़कनाथ के एग्स मिल जाते हैं, कड़कनाथ के एग्स बेस हम यहाँ पे सेल करते हैं और देसी के एग्स सेल करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि अब एक फार्म मॉडल में हमने एक ऐसी जगह बना दी कि जहाँ पर शहर के जो भी अच्छे शौकीन लोग हैं वो हम पे अप्रोच करते हैं। लोगों की मौजूदा जरूरतों को समझकर किया गया काम हमेशा फल देता है। यही वजह है कि प्रदीप सिसोदिया जी का ये व्यवसाय अपने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदीप जी ने जहां खुद का भविष्य संवारा है, वहीं युवाओं को भी नई राह दिखाई है। हम उम्मीद करते हैं ऐसी कामयाबी का सफर आपका भी रहे और आप भी कृषि क्षेत्र में और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।